चलिए बाबा, जो नेक्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं वो है कॉम्पोजिशन लेवी। सर एक लिंकिंग दे दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, लिंकिंग ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर हमने सीखना स्टार्ट किया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस से। गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होता है या इंट्रास्टेट सप्लाई होता है। इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लेवी होता है, इंट्रास्टेट पे सीजीएसटी लेवी हो जाता है। अब सुनिए सर, जब भी गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होगा, इंटरस्टेट सप्लाई या इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट पे आईजीएसटी, इंट्रा पे सीजीएसटी, तो लोग गवर्नमेंट के पास गए और कुछ लोग गवर्नमेंट के पास जाके बोले, सर जब जीएसटी लेवी होता है, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स लेना, सेट ऑफ करना, हर महीना टैक्स पेमेंट करना, रिटर्न फाइल करना, सर बड़ा हेडेक हो रहा है, कोई सिंपल स्कीम दे दीजिए। और गवर्नमेंट के पास लोग जाके बोले कोई सिंपल स्कीम दीजिए सर, और ये नॉर्मल लेवी हमें नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला चल, नॉर्मल लेवी सेक्शन नंबर 9 में है, हम तेरे को दे देते हैं कॉम्पोजिशन लेवी। और सेक्शन नंबर 10 में गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए कॉम्पोजिशन लेवी लॉन्च कर दिया। आइए कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में समझ लेते हैं। सर कॉम्पोजिशन लेवी बड़ा ही इंटरेस्टिंग का चैप्टर है, 4 से 5 मार्क बी ग्रेडेड एग्जाम में पूछ सकते हैं। आ जाइए, ये था हालत जीएसटी आने के बाद कुछ लोगों का। स्मॉल ट्रेडर बोले सर नींद उड़ गई है रातों की, समझ में नहीं आ रहा है, इनपुट लो, आउटपुट चार्ज करो, सेट ऑफ करो, पेमेंट करो, रिटर्न फाइल करो, इतना हेडेक नहीं चाहिए सर, सिंपल स्कीम बताइए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, सिंपल स्कीम छोटे लोगों के लिए लाएंगे। तो सर मैं कब छोटा व्यक्ति, जिसको बाबा प्रैक्टिकली ऐसे मत बोलिए, कॉम्पोजिशन स्कीम लिखा है तो छोटा व्यक्ति ऐसे मत बोल देना, ठीक है नालायक। खाली क्लासरूम पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट बोलता है तुझे मैं छोटा ट्रेडर या छोटा मैन्युफैक्चरर या छोटा व्यक्ति कब मानूंगा और कब कॉम्पोजिशन स्कीम दूंगा, जब तेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर देखूंगा मैं। गवर्नमेंट बोला मैं जो भी काटूं उसको मत काटना आप, ठीक है। चार्ट में जब तक मैं कुछ ना बोलूं तब तक कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ अभी काट रहा हूं अपने समझाने के लिए, ठीक है। अब सुनिए, तो सर अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ या 75 लाख है, लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा बेटा। लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ और 75 लाख है तो करंट ईयर में गवर्नमेंट बोलता है जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, तुझे हम देंगे एक ऑप्शन कि तू करेंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख, मैं जो काट रहा हूं मुझे काटने दीजिए, आप मत काटिएगा कुछ भी अपने चार्ट बुक में, ठीक है सर। तो अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख तुझे हम देंगे एक ऑप्शन कि ले कॉम्पोजिशन स्कीम ले। तो सर कब मिलेगा कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख है, तब करंट फाइनेंशियल ईयर में मुझे मिलेगा कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए 1.5 करोड़ किसके लिए एप्लीकेबल है, 75 लाख किसके लिए एप्लीकेबल है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां याद रखना, मेंटल हो जा, नहीं बाबा मेंटस हो जा। सर कैसे याद रहेगा, एम क्यूब, सुनिए निमोनिक शीट में आपको मिल जाएगा, आ जाइए। एम क्यूब, एम का मतलब क्या होता है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। एम का मतलब क्या होता है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, फिर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एन फॉर नागालैंड, टी फॉर त्रिपुरा, यू फॉर उत्तराखंड, एस फॉर सिक्किम। याद रखना बेटा, इन स्टेट्स के लिए कितना एप्लीकेबल है, 75 लाख एप्लीकेबल है। एम फॉर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एन फॉर नागालैंड, टी फॉर त्रिपुरा, यू फॉर उत्तराखंड एंड एस फॉर सिक्किम। इन स्टेट्स के लिए 75 लाख रुपीस का लिमिट एप्लीकेबल है। उसके बाद हो जा सर, हेच क्या होता है, हेच फॉर हिमाचल प्रदेश होता है, ओ फॉर अदर स्टेट एंड जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड ए फॉर असम। याद रखना हमेशा सर, मेंटस हो जा, इन स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़ का लिमिट है। सर समझ लीजिए, मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उत्तराखंड में भी, मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है हिमाचल प्रदेश में भी, तो 1.5 करोड़ मेरे लिए एप्लीकेबल लिमिट होगा या 75 लाख लोअर लिमिट आपको अप्लाई करेगा, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आ जाइए, तो सर मेंटस के लिए 75 लाख है, होजा के लिए 1.5 करोड़ है। याद रखिएगा, यहां जो मेंटस में ए है ना, वो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और सर यहां पे जो ए है ना वो असम को रिप्रेजेंट करता है। असम छोटा सा वर्ड है इधर, तो छोटा सा इसमें इंक्लूडेड रहेगा। सर ये अरुणाचल प्रदेश लंबा सारा वर्ड है, तो मेंटस लंबा सारा वर्ड में इंक्लूडेड रहेगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, टोटल क्लैरिटी एवरीवन ओवर हियर। अब सुनिए, लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ और 75 लाख है
तो करंट फाइनेंशियल ईयर में मुझे मिलेगा एक ऑप्शन कि ले सकता हूं कॉम्पोजिशन स्कीम। अब सर कॉम्पोजिशन स्कीम अगर लेना है, समझ लीजिए मेरे तीन तीन रजिस्ट्रेशन है, तीन तीन स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं अंडर माई पैन, तो सर क्या एक रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन में रह सकता है और बाकी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? मतलब एक को क्या कॉम्पोजिशन में रख सकता हूं? नहीं बाबा, याद रखिएगा पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस आपको साथ में ऑप्ट करना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद याद रखिएगा कौन कौन पर्सन एलिजिबल होता है कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए। एलिजिबल पर्सन कौन कौन होता है फॉर टेकिंग कॉम्पोजिशन स्कीम? एलिजिबल पर्सन अगर आप देखोगे तो होता है एमटीआर। बाबा एमटीआर के मसाले देखिए, एमटीआर होता है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट और केटरिंग। याद रखिएगा एमटीआर, बाबा एमटीआर है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट, ये तीन लोग एलिजिबल होते हैं टू गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है सर, याद रखिएगा अगर आप एलिजिबल पर्सन हैं टू गो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, कुछ खरीदोगे रजिस्टर्ड पर्सन से आईटीसी नहीं मिलेगा। सर अगर कुछ सेल करोगे तो खरीदने पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। जब भी सेल करोगे कोई सामान तो सर टैक्स इनवॉइस कभी रेज मत करना। सर बिल ऑफ सप्लाई इशू कीजिएगा और बिल ऑफ सप्लाई दोगे तो सामने वाले पार्टी को कोई क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा। नो आईटीसी टू द रेसिपिएंट। सर मैंने समझ लीजिए सर्विसेज ली हैं जिन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, तो सर क्या मुझे रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा? हाँ बेटा देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज, जो जिस सर्विस पे जितना रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल है वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 1% जो कॉम्पोजिशन रेट है वो दे दोगे रिवर्स चार्ज पे, नहीं। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन से सर्विस लोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर कोई सर्विस लिया जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है तो सर उन पे जो एप्लीकेबल रेट है उस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। याद रखिएगा कभी भी कोई चीज का भी क्रेडिट नहीं मिलता है और सप्लाई करने पे कोई टैक्स नहीं लेना है। ठीक है सर, तो सर अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो जीएसटी एंड जीएसटी 0.5% अपने टर्नओवर का देना पड़ेगा। सर ये टर्नओवर क्या होता है समझ लीजिए, मैं दो टाइप की सप्लाई करता हूं। एक सप्लाई करता हूं जो टैक्सेबल सप्लाई है बेसिकली, जिसपे रेट ऑफ जीएसटी 18% है, 5 लाख रुपए का सप्लाई करता हूं। ओके सर, मैं एक और सप्लाई करता हूं जो बेसिकली एग्जाम सप्लाई है जिसमें जीएसटी है ही नहीं, तो सर वो समझ लीजिए मैं 10 लाख रुपए का करता हूं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, सुनिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा 5 लाख और 10 लाख, मेरा 15 लाख का टर्नओवर है। ठीक है, अब मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं तो मुझे टर्नओवर पे देना पड़ता है, टर्नओवर पे मुझे देना पड़ेगा जीएसटी, और टर्नओवर हो गया ये 15 लाख, मतलब टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई दोनों मिला के टर्नओवर होता है। सर टर्नओवर मतलब टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई सब इंक्लूडेड रहेगा, आपको देना पड़ेगा 0.5% सीजीएसटी एंड सर 0.5% एसजीएसटी ऑफ द टर्नओवर। ठीक है सर, उसके बाद ट्रेडर आता है। ट्रेडर का बात याद रखिएगा वो सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे देता है, टैक्सेबल टर्नओवर पे देता है एंड सर ट्रेडर 0.5% ऑन द टैक्सेबल टर्नओवर देता है। मतलब बताइए ट्रेडर किस अमाउंट पे देगा? बोलिए, बोल बेटा बोल, टैक्सेबल टर्नओवर ट्रेडर किस अमाउंट पे पे करेगा बताइए? सर ट्रेडर जो है ना वो सिर्फ 5 लाख रुपए के ऊपर पे करेगा, जो टैक्सेबल टर्नओवर है उसी के ऊपर पे करेगा अगर एक ट्रेडर है। ठीक है सर, उसके बाद अगर रेस्टोरेंट है सर तो रेस्टोरेंट 2.5% एंड 2.5% टर्नओवर का पे करता है, मतलब 15 लाख रुपए जो टर्नओवर है उसका पे करेगा अगर एक रेस्टोरेंट है। याद रखिएगा ये जो 0.5%, 0.5%, 0.5, 0.5%, 2.5 एंड 2.5% पे करना है, ये आपका खुद का ऑब्लिगेशन रहेगा। ना बेटा किसी से लेना मत, ना आईटीसी यूज करना, आपको अपने ही पॉकेट से देना है। जो ये ऑब्लिगेशन है कैन नॉट कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद समझ लीजिए अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर है, मैंने अभी तक आपको क्या बोला सुन लीजिए, मैंने अभी तक आपको क्या बोला? मैंने बोला अगर तेरा टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ एंड 75 लाख और 75 लाख रुपीस है, 1.5 करोड़ किसका हो जा एंड 75 लाख इन केस ऑफ मेंटर्स, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस पे आप ले सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम। और सर अगर कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है तो एलिजिबल है एमटीआर 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर एंड 2.5 एंड 2.5% अपने पॉकेट से निकाल के दे दीजिएगा। आईटीसी कुछ लीजिएगा मत, आउटपुट टैक्स को चार्ज मत कीजिएगा। डन सर। अब आगे आता है कि कौन कौन लोग इनएलिजिबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सुन लीजिए।
उसके बाद अब सर इनएलिजिबल लोग कौन है यहां पे? इनएलिजिबल अंडर सेक्शन नंबर 10(1). कौन कौन लोग इनएलिजिबल होते हैं टू टेक कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1)? किसको किसको नहीं मिलेगा? अगर आप याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो MINES, माइंस। माइंस आर द पीपल, माइंस आर द पीपल हु आर इनएलिजिबल। माइंस आर द पीपल जो इनएलिजिबल होता है, MINES, जिसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलता है, जिसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलता है। M फॉर मैन्युफैक्चरर, याद रखना मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है, ट्रेडर नहीं। मैन्युफैक्चरर ऑफ PAIT, पान मसाला। मेरे साथ बोलिए, PAIT का फुल फॉर्म क्या है? पान मसाला, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम एंड टोबैको। पान मसाला, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम, टोबैको, इनके मैन्युफैक्चरर। प्लस अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और फ्लाई एश ब्रिक, फ्लाई एश ब्लॉक और फ्लाई एश एग्रीगेट्स, यही एक अमेंडमेंट है इन कॉम्पोजिशन स्कीम। सुन लीजिए, पहले यहां बोला जाता था कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और फ्लाई एश एग्रीगेट्स विथ 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट। सर ये फ्लाई एश क्या होता है बेटा? राख होती है ना, कुछ आपने जलाया, उसके बाद जो ऐश होता है, जो राख होती है, जो उड़ती है, उसी से क्या करते हैं, ईंटें बनाई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। ठीक है, अब अगर 90% या मोर कंटेंट है फ्लाई ऐश का, तो आपको इनएलिजिबल किया था फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। अब लोगों ने क्या किया, 85% कंटेंट कर दिया फ्लाई ऐश का। तो सर अगर आप ईंट बना रहे हो जिसमें फ्लाई ऐश का कंटेंट 85% है, तो आप एलिजिबल हो गए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। सारे लोग ऐसा करने लग गए, तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया और गवर्नमेंट ने बोला अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक बनाए, फ्लाई ऐश ब्लॉक बनाए या एग्रीगेट बनाए, कोई भी कंटेंट हो उसमें फ्लाई ऐश का, चाहे उसमें फ्लाई ऐश का कंटेंट 5% हो, 10% हो, 90% हो, कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने यहां पे ये पॉइंट काट ही दिया, गवर्नमेंट ने यहां पे ये पॉइंट काट ही दिया और गवर्नमेंट ने बोला अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक या एग्रीगेट्स के मैन्युफैक्चरर हो तो आप इनएलिजिबल हो। ध्यान रखना, यही बस अमेंडमेंट है। उसके बाद अगर आप ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील या सिमिलर सिलिशियस अर्थ, जो बाबा पहाड़ से काट के ये सब ब्रिक्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी बात हो रही है यहां पे, तो अगर आप ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, जो येलो कलर की ब्रिक्स होती हैं, वो भी बनाते हो, तो सर बेसिकली उनके लिए भी बोला आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। अगर आप बिल्डिंग ब्रिक्स, जो ईंटें होती हैं, जो ईंटें होती हैं, उन अगर ईंटें बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो भी आपको नहीं मिलेगा क्या, कॉम्पोजिशन स्कीम। या फिर अगर आप अर्थन और रूफिंग टाइल, छत के ऊपर जो टाइल्स लगी होती हैं, अर्थन और रूफिंग टाइल, जो छत के ऊपर ब्राउन कलर की टाइल्स लगी होती हैं, तो सर अगर आप वो भी बनाते हो तो भी आपको नहीं मिलेगा कॉम्पोजिशन स्कीम। याद रखना एग्जाम पर्पस के लिए, ट्रेडर्स एलिजिबल है, जो खरीद के बेचते हैं वो होते हैं ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो बनाते हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, कौन कौन इनएलिजिबल है? मैन्युफैक्चरर। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और पान मसाला, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम, टोबैको, फ्लाई ऐश ब्रिक, ब्लॉक्स और एग्रीगेट, सर उसके अलावा ब्रिक्स ऑफ सिलिशियस अर्थ और फॉसिल मील अगर आप बनाते हो, या फिर अगर आप बिल्डिंग ब्रिक्स बनाते हो या अर्थन एंड रूफिंग टाइल बनाते हो, नहीं मिलेगा कॉम्पोजिशन स्कीम। उसके बाद इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस हो, टैक्सेबल सप्लाई करो, एग्जाम सप्लाई करो, उसके बाद कोई भी आप इंटरस्टेट अगर सप्लाई किया बेटा इनएलिजिबल हो जाओगे। आउटवर्ड परचेस करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के बाहर से परचेस कर, कहीं से भी कर, इंटरस्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई मत करना, कॉम्पोजिशन में इनएलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विस, क्या आप मुझे बताओगे नॉन टैक्सेबल क्या है? बता, नॉन टैक्सेबल क्या है? नॉन टैक्सेबल जीएसटी में एक है अल्कोहलिक लिकर, शराब, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंड सर सेकंड थिंग है एचपी मैन। ये दोनों के जो सप्लायर्स होते हैं वो भी इनएलिजिबल होते हैं। उसके अलावा एनआरटीपी और सीटीपी भी इनएलिजिबल होता है। एम फॉर मैन्युफैक्चरर, आई फॉर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर, एन फॉर नॉन टैक्सेबल गुड्स, एनआरटीपी और सीटीपी सप्लाइंग गुड्स और सर्विस थ्रू ई कॉमर्स, जो आपका टीसीएस काटेगा अगर आप गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो ऐसे ई कॉमर्स के थ्रू, जो आपका टीसीएस काटेगा, इनएलिजिबल। उसके बाद अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो अदर देन रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, जो रेस्टोरेंट एंड केटरिंग को छोड़ के सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी इनएलिजिबल हो जाएंगे। अब सुनिए, मैंने अभी तक आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख है, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़ 75 लाख, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम एलिजिबल MTR है, इनएलिजिबल MINES है। सर मैन्युफैक्चरर ऑफ
जो मैंने आपको नोटिफाइड गुड्स बोल दिए, आई फॉर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर, एन फॉर एनआरटीपी नॉन टैक्सेबल, एनआरटीपी सीटीपी नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर, नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विस लिखा है लेकिन अभी तो गुड्स ही है खाली, ठीक है, नॉन टैक्सेबल। ई फॉर ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हो, जो ई कॉमर्स आपका टीसीएस काटने वाला है, एंड एस फॉर सर्विस प्रोवाइडर अदर देन रेस्टोरेंट, ठीक है। मतलब अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं रेस्टोरेंट को छोड़ के, तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा तू तो गया, तेरे को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। अब लोग गए गवर्नमेंट के पास और बोले सर हमने पैसा डाला है बैंक अकाउंट में, या हमने किसी को पैसा यूज करने दिया और उससे हमें इंटरेस्ट इनकम आया, बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम आया, तो आप बोल रहे हो सर्विस प्रोवाइडर इनएलिजिबल है। किसी को पैसा देना और इंटरेस्ट कमाना तो एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, समझे आप। तो लोग बोले कि सर अगर हमने पैसा दिया और इंटरेस्ट कमाया, बैंक में पैसा डाला और इंटरेस्ट कमाया, तो सर हर एक व्यक्ति तो इनएलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि सबका एक बैंक अकाउंट होता है, 2-4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी इंटरेस्ट तो आता ही है। मतलब वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसने पैसा दिया और इंटरेस्ट कमाया तो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला इवन दो आपका इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन जब भी आप कॉम्पोजिशन का टर्नओवर भी देखो तो हमेशा याद रखिएगा टू चेक एलिजिबिलिटी ऑलवेज एक्सक्लूड इंटरेस्ट और डिस्काउंट। जब भी आपको टैक्स देना हो कॉम्पोजिशन में, इंटरेस्ट और डिस्काउंट को हमेशा एक्सक्लूड कर दीजिएगा। लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हो, इंटरेस्ट और डिस्काउंट को हमेशा एक्सक्लूड करते हुए चलिएगा। इवन दो आपका इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन आप इनएलिजिबल नहीं होगे फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। अब सुनिए, तो अगर आपका इंटरेस्ट और डिस्काउंट का इनकम है भी, तो भी आप सर्विस प्रोवाइडर हो, अदर देन रेस्टोरेंट इनएलिजिबल होते हैं सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन सिर्फ अगर आप एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज इंटरेस्ट और डिस्काउंट है, तो सर आपको इनएलिजिबल नहीं बनाया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने बोल दिया, ठीक है सर। अब सुनिए, अब टीवी मैन्युफैक्चरर, समझ लीजिए मैं टीवी बनाता हूं, मैंने गवर्नमेंट को बोला मैं टीवी बना के बेचता हूं सर, और मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं एलिजिबल हूं, लेकिन सर मैं क्या करता हूं ना, कोई टीवी अगर आ जाता है तो उसका रिपेयर वगैरह भी कर देता हूं, छोटा मोटा रिपेयर कर देता हूं सर। मैं फोन बना के बेचता हूं, फोन का रिपेयरिंग वगैरह कर देता हूं सर। मैं चश्मा बना के बेचता हूं सर, चश्मे का अगर कोई रिपेयरिंग वगैरह करना है, छोटा मोटा रिपेयरिंग वगैरह, ग्लास वास फिटिंग वगैरह कर देता हूं सर, थोड़ा सर्विस का पैसा कमा लेता हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला अरे तू तो सर्विस प्रोवाइडर निकला, तो लोगों ने बोला सर थोड़ा सा एक्सेप्शन दीजिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चल बेटा तू भी जी ले अपनी जिंदगी। मैन्युफैक्चरर ट्रेडर रेस्टोरेंट को अलाउ कर दिया कि आप सप्लाई कर सकते हो सर्विसेज अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। गवर्नमेंट ने क्या बोला यहां पे, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर ट्रेडर या रेस्टोरेंट है, तो यहां गवर्नमेंट ने लिख भी दिया कि सर अगर आप रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, या फिर आप 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, इतनी सर्विस, छोटी मोटी सर्विसेज अलाउ कर दी गवर्नमेंट ने, और बोला अगर छोटी मोटी सर्विसेज दे रहे हो अप टू 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, तो चल जाएगा, तेरे को कंपोजिशन स्कीम अलाउड रहेगा। तो सर गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, एमटीआर को अलाउ कर दिया 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर का सर्विसेज देना। तो सर क्या आप हमें कैलकुलेशन समझा सकते हो? सुन लीजिए, अगर समझ लीजिए 2021 की बात करें और ये 22 है, ठीक है सर, तो 2021 का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ये है, करंट फाइनेंशियल ईयर ये है, ठीक है। अब सुनिए, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में समझ लीजिए मेरा दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन था और समझ लीजिए मेरा कर्नाटका में भी रजिस्ट्रेशन था, तो मेरा 2 जगह रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली और कर्नाटका में, ठीक है सर। दिल्ली में मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूं जिसमें मैंने 50 लाख का टर्नओवर किया है, ठीक है सर। उसके बाद कर्नाटका में मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूं जहां मैंने 80 लाख का टर्नओवर किया है, ठीक है सर। उसके अलावा मेरा लास्ट ईयर इंटरेस्ट इनकम भी था 20 लाख रुपए का। क्या आप मुझे बता सकते हो, 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट इनकम भी था। क्या आप मुझे बता सकते हो, जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर चेक करूंगा कि क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, क्या मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल हूं या नहीं हूं, बोल बेटा बोल। तो सर अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख, 80 लाख और 30 लाख है, याद रखिएगा जब लास्ट ईयर का टर्नओवर आप देखोगे तो भी आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट को एक्सक्लूड करना है। अगर आप इसे एक्सक्लूड करते हो तो आपका टर्नओवर कितना बन गया, तो सर मेरा टर्नओवर बन गया 50 लाख रुपीस, तो मेरा टर्नओवर बन गया 50 लाख रुपीस और 80 लाख रुपीस कितना हो गया, 50 प्लस 80 1.3 करोड़ हो गया। एंड सर 1.3 करोड़ अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में यस सर मैं एलिजिबल हो गया। अब अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल हो गया तो मुझे बताइए लास्ट ईयर का टर्नओवर का मैं कितना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं। लास्ट ईयर का टर्नओवर का हमेशा याद रखिएगा, लास्ट ईयर का टर्नओवर जो आप लेते हो वो भी समझ लीजिए, इधर भी इंटरेस्ट इनकम था आपका 10 लाख रुपए का,
तो सुनिए, जब भी आप लास्ट ईयर का टर्नओवर लोगे तो सर ये है टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, ये है टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, और सर इंटरेस्ट इनकम एक्सक्लूड कर देना। जो 50 लाख है उसका आपको देखना पड़ेगा। समझ लीजिए ये 50 लाख है, 50 लाख का 10% कितना हुआ? 10% हो गया 5 लाख, और 5 लाख विच इज हायर 5 लाख रुपीज। ठीक है सर, तो 5 लाख का मैं सर्विसेज दे सकता हूं इन द स्टेट ऑफ दिल्ली इन द करंट ईयर। ठीक है सर, उसके बाद सर लास्ट ईयर का कर्नाटका का मेरा टर्नओवर कितना है? 80 लाख का। तो 80 लाख का 10% होता है, 80 लाख का 10% होता है 8 लाख, और 5 लाख विच इज हायर 8 लाख रुपीज मैं कर्नाटका में भी सर्विसेज दे सकता हूं। हमेशा याद रखिएगा, लास्ट ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट वाइज आपको लेना है 10% और 5 लाख विच इज हायर, 10% और 5 लाख विच इज हायर। इतनी की सर्विसेज आप करंट फाइनेंशियल ईयर में दे सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, दिल्ली में मैं कितने सर्विसेज दे सकता हूं? 5 लाख तक की सर्विसेज दे सकता हूं। और सर कर्नाटका में मैं कितनी की सर्विसेज दे सकता हूं? 8 लाख की सर्विसेज दे सकता हूं। और याद रखिएगा 5 लाख और 8 लाख में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। करंट ईयर में जितना भी इंटरेस्ट कमाओ कोई इश्यू नहीं है, वो सर्विस के टर्नओवर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो यही मैंने यहां बोला है, एमटीआर अलाउड टू प्रोवाइड अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो आपका टर्नओवर था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको लेना है। जो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख विच इज हायर। जो स्टेट वाइज देखना है बाबा, स्टेट वाइज देखना है, 80 लाख का 10%, 8 लाख और 5 लाख विच इज हायर 8 लाख रुपीज। और याद रखिए, एक बार आपने ये निकाल लिया तो सर आफ्टर कैलकुलेटिंग एक्सक्लूड इंटरेस्ट और डिस्काउंट इन करंट ईयर ऑल्सो, करंट ईयर में भी 5 लाख का प्योरली आप सर्विसेज दे सकते हो। कौन सी? इंटरेस्ट इनकम को छोड़ के। जो अदर सर्विस टीवी रिपेयर करते हो 5 लाख की दे सकते हो सर इन दिल्ली, और सर कर्नाटका में 8 लाख की दे सकते हो। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, मैं एक मैन्युफैक्चरर ट्रेडर रेस्टोरेंट हूं। मैंने आपको अभी तक क्या बोला? बोल बेटा बोल। मैंने बोला लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ और 75 लाख है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपीस मुझे ऑप्शन मिलेगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूं। कंपोजिशन स्कीम एमटीआर को अलाउड है, माइंस को अलाउड नहीं है। एमटीआर को अलाउड है, माइंस को अलाउड नहीं है। और फिर एमटीआर को ऑल्सो अलाउ किया गया है कि आप 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर उतना का सर्विसेज आप दे सकते हो। अब सुनिए, अब गवर्नमेंट के पास लोग गए और गवर्नमेंट के पास लोग जाके बोले कि सर हम तो इधर भी इनएलिजिबल है, अंडर सेक्शन नंबर 10(1) भी इनएलिजिबल है, और सर 10(2) में भी इनएलिजिबल है। हम सर्विस प्रोवाइडर है सर, और हम प्योरली सर्विस प्रोवाइडर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर। हमने क्या गुनाह किया है? कंपोजिशन स्कीम दो, या फिर सर हमने तो 10% और 5 लाख से ज्यादा का सर्विसेज दे दिया है सर, तो सर हम एमटीआर में इनएलिजिबल हो गए हैं। 10(1) एंड 10(2) दोनों में इनएलिजिबल है। तो गवर्नमेंट ने बोला चल और एक स्कीम देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप 10(1) में एमटीआर इनएलिजिबल हो या फिर आप माइंस के कारण इनएलिजिबल हो गए हो तो आ जाइए शरण में सेक्शन नंबर 10(2)(a) के। और सेक्शन नंबर 10(2)(a) बोलता है कि सर अगर आपका टर्नओवर एनी स्टेट अगर आपका टर्नओवर इन एनी स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 50 लाख था तो करंट ईयर में अप टू 50 लाख रुपीस आपको कंपोजिशन स्कीम दे दिया जाएगा। अप टू 50 लाख रुपीस दे दिया जाएगा इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन नंबर 10(2)(a। एवरीथिंग रिमेन सेम, बस सेक्शन नंबर 10(2)(a) में गवर्नमेंट ने बोला ऑप्शन टू रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 50 लाख एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम। ठीक है सर, प्लस अगर आप इनएलिजिबल अंडर 10(1) एंड 10(2) है, आ जाइए शरण में सेक्शन नंबर 10(2)(a) के। और सेक्शन नंबर 10(2)(a) बोलता है सर एमटीआर सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, एमटीआर सेक्शन नंबर 10(1) में इनएलिजिबल हो गया या 10(2) में आप इनएलिजिबल है, आ जा बेटा। कहां आएगा? 10(2)(a) में आएगा। अब तू पे कर सकता है 6% मतलब 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब आप जब टर्नओवर पे भी करते हो ना तो हमेशा टर्नओवर पे जब आप पे करो तो इंटरेस्ट इनकम डिस्काउंट का जो इनकम होता है उसको हमेशा एक्सक्लूड करते हुए चलना है सर। लेकिन ये 10(2)(a) किसे मिलेगा? बाबा सेक्शन नंबर 10(2)(a) भी एम किसे नहीं मिलेगा? INE को नहीं मिलेगा। यहां एस नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये प्योरली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही तो ये सर्विस बनाई गई थी। 10(2)(a) का जो सेक्शन आया था ये किसके लिए आया था? सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आया था। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप MINE में फॉलो रहे हो, M फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ दोस
पान मसाला, इरेटेड वाटर, ब्रिक्स वगैरह। आई फॉर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लायर, एन फॉर नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर और सर्विस का सप्लायर, एनआरटीपी, सीटीपी, या अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हो तो आप 10(2)(a में भी इन एलिजिबल हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो मैंने आपको 10(1) में बोला एलिजिबल पीपल, 10(1) में एलिजिबल कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। 10(1), 10(2) एंड 10(2)(a इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 10(1) में एमटीआर एलिजिबल है, 10(2) में माइंस इनएलिजिबल है, 10(2)(a में अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 50 लाख है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50 लाख रुपीस आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। कितना देना है, कितना देना है, 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी। तो मैंने यहां पे 6% लिखा है, जो 3% सीजीएसटी है और 3% एसजीएसटी है। और 10(2)(a में कौन इनएलिजिबल है, जो MINE है वो इनएलिजिबल है। क्या ये पॉइंट 100% क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इधर, वो इधर बोल रहा है कि सर अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हो, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हो तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है यहां पे, आपको पेमेंट करने पड़ेगा क्वार्टरली बाय 18, मतलब हर क्वार्टर जब एंड होता है तो उस क्वार्टर का जो टर्नओवर होगा उस पे आपको देना पड़ेगा 1%, 1%, 5% या 6% जो भी है आपको देना पड़ेगा बाय 18। तो अगर अप्रैल मई जून का क्वार्टर की बात करो तो जुलाई 18 तक आपको पे करना पड़ेगा। और पेमेंट करने के बाद इंटीमेशन देना पड़ता है जीएसटी CMP 0208। ठीक है सर। और कॉम्पोजिशन डीलर हमेशा एक रिटर्न फाइल करता है जो होता है GSTR 4। एक बार साल खत्म हो गया उसके बाद अप टू 30th अप्रैल, बाय 30th ऑफ अप्रैल उसे एक GSTR 4 फाइल करना पड़ता है। ठीक है सर। उसके बाद एनुअल रिटर्न होता है कॉम्पोजिशन डीलर का GSTR 9A और वो 31 दिसंबर तक फाइल करता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कॉम्पोजिशन डीलर को हमेशा याद रखना है अपने बिल में, क्योंकि वो जीएसटीएन नंबर लिखेगा तो अपने बिल में हमेशा लिख के बता देगा सामने वाले पार्टी को कि मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूं, मैं तेरे से टैक्स नहीं लूंगा, कॉम्पोजिशन डीलर हूं और मैं एलिजिबल नहीं हूं टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ठीक है बाबा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपने नोटिस बोर्ड पे या साइन बोर्ड पे भी लिख देगा कि सर पे लिखवा लेगा कि मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूं, ताकि अगर कोई पर्सन उसके शॉप में एंटर कर रहा हो वो देख ले, ओ ये कॉम्पोजिशन डीलर है, ये मुझे जीएसटी इनवॉइस नहीं देगा, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं जाता हूं इसकी दुकान में। तो सर ताकि लोगों को पता रहे, आप अपनी बोर्ड के ऊपर ही लिखवा दीजिएगा कि आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब आ जाइए यहां पे कि सर अगर मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए तो मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम कैसे मिलेगा। अगर मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए और मैं पहली बार रजिस्ट्रेशन में जा रहा हूं तो टैक्सेबल पर्सन ऑब्टेनिंग न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन हैं और आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन हैं और आप एक नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो सर पहली बार रजिस्ट्रेशन लेने पे आप जब जीएसटी REG 01 फाइल करोगे तो उधर बस पार्ट बी में बोल देना कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन चाहिए, टिक कर देना और कॉम्पोजिशन का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। सर मैंने तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लिया था, अब कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन में जंप करना है। तो जब आपको कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन में जाना है, आप ऑलरेडी अगर नॉर्मल रजिस्टर्ड हो, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है, तो याद रखिएगा साल शुरू होने से पहले, अप्रैल से पहले ऑनलाइन आपको एक फाइल करना है CMP 02। यही बोला है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको स्विच करना है कॉम्पोजिशन में, तो ऑनलाइन जाइए और आपको CMP 02 फाइल करना पड़ेगा। सर मेरा 3 रजिस्ट्रेशन है, 3 जगह रजिस्ट्रेशन ले रखा है, बेटा कोई भी एक रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन जाके CMP 02 फाइल कर देना, सारा रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम आ जाएगा। ठीक है सर, वन इंटीमेशन पैन वाइज करने से हो जाएगा। हर एक स्टेट में आपको इंटीमेशन CMP 02 फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, मैं नॉर्मल पर्सन था, मैं पहले क्या था, मैं नॉर्मल स्कीम में था, अब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया हूं। नॉर्मल स्कीम में था तो मैं इनपुट सर्विसेज, जो ये बेसिकली सारे इनपुट्स वगैरह है, इनपुट कैपिटल गुड्स वगैरह जो है, इनके ऊपर मैंने ITC वगैरह ले रखा है। ठीक है सर, अब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में जाऊंगा तो जब ये इनपुट्स वगैरह को बेचूंगा तो सर मैं तो जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। तो सर गवर्नमेंट ने बोला जो इनपुट तूने लिया था वो इनपुट तुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब कॉम्पोजिशन स्कीम में तो आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, एंड हेंस गवर्नमेंट ने यहां पे बोला आपको ITC 03 डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन नंबर 18(4) रेड विथ रूल नंबर 44। जब हम ITC का चैप्टर पढ़ेंगे उधर बताया गया है ITC 03 फाइल करना है, बताना है कितना टैक्स रिवर्स करना है, रिवर्सल विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट एंड कैपिटल गुड्स वहां बताया गया है। ठीक है सर, अब सर समझ लीजिए मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में चल रहा था अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, मैंने 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख जो भी था वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया। बेटा जिस दिन आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया, अब आ गए हो आप अंडर नॉर्मल स्कीम, ITC ले लो और
जीएसटी इनवॉइस चार्ज कर लो। ऐसा नहीं है कि साल खत्म होने का वेट करोगे, नेक्स्ट ईयर से नॉर्मल स्कीम में जाऊंगा, नहीं। आना है तो ईयर के बिगनिंग में आना है, जाना है तो कभी भी जा सकते हो। क्रॉस थ्रेशोल्ड लिमिट या वॉलेंट्रीली आप विड्रॉ करना चाहते हो या वायलेट कर देते हो कंडीशन और इनएलिजिबल हो जाते हो, माइंस वाली कंडीशन में फॉल हो जाते हो, तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा ऑनलाइन जाना और एक सुओ मोटो सीएमपी 04 फाइल कर देना। जैसे ही इनएलिजिबल हो गए तो सर सीएमपी 04 फाइल कर देना, ताकि मैं बता दो गवर्नमेंट को कि मैं निकल रहा हूं कॉम्पोजिशन स्कीम से। और विद इन 7 डेज ऑफ द इवेंट, जिस दिन आपने कोई वायलेशन वगैरह कर दिया उसके 7 दिन में आपको सीएमपी 04 फाइल कर देना है। सर अगर मैं सेल्फ विड्रॉ कर रहा हूं तो सेल्फ विड्रॉ करने के समय तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा ना, तो सेल्फ विड्रॉल से पहले ही सीएमपी 04 फाइल कर देना। वायलेशन हुआ तो वायलेशन के 7 दिन में, सेल्फ विड्रॉल कर रहे हो तो विड्रॉल से पहले ही सीएमपी 04 फाइल कर देना। आना है सीएमपी 02, जाना है सीएमपी 04। ठीक है सर। अब जब सुनिए, अब जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे तो आप आईटीसी नहीं ले रहे थे। अब समझ लीजिए आप नॉर्मल स्कीम में आ गए। अब नॉर्मल स्कीम में आ गए तो आप तो जीएसटी चार्ज करोगे, तो जो भी आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, कैपिटल गुड्स वगैरह पड़ा हुआ है, उन पे आपने आईटीसी तो लिया नहीं होगा। अब आप चार्ज करोगे जीएसटी, तो गवर्नमेंट को आप बोलोगे ये स्टॉक और कैपिटल गुड्स जो मेरा था, जो मैंने परचेज किया था जब मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में था, उन पे मैंने जीएसटी क्रेडिट लिया नहीं था, अब दे दीजिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है बेटा, जा फाइल कर ले आईटीसी 01 with details of input in stock, semi finished goods and finished goods and capital goods। आईटीसी के चैप्टर में पढ़ेंगे और सर आपका जो क्रेडिट बनता है वो आपको दे दिया जाएगा। आपको फाइल करना है जीएसटी आईटीसी 01 विद इन 30 days फ्रॉम द डे व्हेन द ऑप्शन इज विथड्रॉन। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सेक्शन नंबर 10(5) में यहां बोलना चाहता हूं कि समझ लीजिए आप कॉम्पोजिशन स्कीम में इनएलिजिबल हो, फिर भी आप बहुत बड़े नालायक हो। आपने क्या किया, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करके रखा। कौन देगा 18%, 1% में काम हो रहा है, तो सर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम फिर भी कंटिन्यू किया। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा अगर तूने कॉम्पोजिशन स्कीम कंटिन्यू किया इवन दो यू आर इनएलिजिबल, तो तेरे को एक शोकॉज नोटिस दिया जाएगा इन सीएमपी 05। आप एक रिप्लाई कर देना उसका। उसके बाद अगर ऑफिसर को सही लगा तो तुझे कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ कर देगा, अगर उसे सही नहीं लगा तो वो एक डिनायल ऑर्डर पास करेगा जहां तेरे को कंपोजिशन स्कीम डिनाई कर दिया जाएगा। और वो डिनाई करेगा फ्रॉम द डे आपने ऑप्शन लिया हो या आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया उस दिन से डिनाई कर देगा। और सर जैसे ही उसने डिनाई कर दिया आपको कंपोजिशन स्कीम और ऑर्डर पास कर दिया, तो जिस दिन ऑर्डर पास किया उसके 30 दिनों में आपको जीएसटी आईटीसी 01 फाइल करके जो भी आपका आईटीसी बनता है वो ले लेना है। क्योंकि आप नॉर्मल स्कीम में आ गए हो, कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, स्टॉक पड़ा हुआ है, कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ है, उस पर आईटीसी नहीं लिया था, अब ले सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जब ऑफिसर आपको डिनाई करेगा ना कॉम्पोजिशन, तो बोलेगा नालायक तूने 18% की जगह सिर्फ 1% जीएसटी दिया, समझ लीजिए एज ए ट्रेडर, तो 17% जो जीएसटी दिया नहीं ना वो तेरे से लेगा, विथ इंटरेस्ट लेगा, प्लस पिनलाइज भी करेगा। और उसके लिए सेक्शन नंबर 73 एंड 74 में डिमांड ऑर्डर आपको दे दिया जाएगा। अब डिमांड ऑर्डर पे नहीं करोगे तो उल्टा लटका के रिकवरी हो जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, हमेशा याद रखिएगा आपको जब कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना पड़ता है तो आपका ईयर जब स्टार्ट होने वाला है उससे पहले आपको ऑनलाइन जाके सीएमपी 02 फाइल करना है और आप कॉम्पोजिशन स्कीम में घुस जाओगे। अब एक बार कॉम्पोजिशन स्कीम में घुस गए तो सर हर साल आपको ऐसा नहीं है कि सीएमपी 02 फाइल करते रहना है। एक बार फाइल करोगे तो हो जाएगा, जब तक आपने कुछ गलती नहीं की है तब तक कॉम्पोजिशन स्कीम चलता रहेगा। इंटीमेशन सीएमपी 02 नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एवरी ईयर टू कंटिन्यू अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। एक बार जो मैंने कमिटमेंट दी थी तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में चलता रहूंगा, मतलब एक बार जो सीएमपी 02 फाइल कर दिया तो चलते रहोगे अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, आपको हर साल फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी मैं चेक करता हूं क्या मैं एलिजिबल हूं तो लास्ट ईयर का क्या चेक करूंगा, लास्ट ईयर का पैन वाइज अग्रीगेट टर्नओवर चेक करूंगा कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब भी मैं पे करता हूं टैक्स तो किस अमाउंट पे पे करता हूं, पेमेंट करता हूं तो स्टेट वाइज टर्नओवर पे पे करता हूं। हमेशा याद रखिएगा जब चेक करना है कि एलिजिबल हो या नहीं हो, लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखना। और जब पेमेंट की बात आए तो करंट ईयर में जब पेमेंट करते हो तो सर टर्नओवर देखना, हर एक स्टेट के टर्नओवर पे हर एक स्टेट में पेमेंट करना पड़ता है और कंप्लायंसेस हमेशा स्टेट वाइज होता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी बता दीजिए। सुनिए, ये मेरा समझ लीजिए ईयर है जब मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, ठीक है। यहां समझ लीजिए 2021 ईयर है, ये है 1 अप्रैल, ठीक है। अब सुनिए 1 अप्रैल मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, ठीक है। मैं बिजनेस कर रहा था, यहां मैंने 40 लाख रुपए क्रॉस कर दिए, यहां मैंने 40 लाख रुपीस क्रॉस कर दिया। तो सर यहां पे मैं आई बिकेम
लायबल। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, यहां मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपए था, यहां मेरा टर्नओवर समझ लीजिए 60 लाख रुपए हुआ। यहां मेरा टर्नओवर कितना हुआ? 60 लाख रुपए का टैक्सेबल सप्लाई हुआ। यहां टैक्सेबल सप्लाई कितना हुआ? 40 लाख हुआ। यहां मेरा इंटरेस्ट इनकम समझ लीजिए 40 लाख रुपए का हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर मैं 21 22 की बात करूं और मैं चेक करता हूं कि अग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा, टू चेक वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, टू चेक कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मेरा टर्नओवर होगा, लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर क्या लिया जाएगा। अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि करंट ईयर में मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर 40 प्लस 60 प्लस 40 लिया जाएगा, या सर 40 प्लस 60 लिया जाएगा, या ओनली 60 लिया जाएगा। लास्ट ईयर का टर्नओवर मतलब आपको 1 अप्रैल से लेके पूरा ईयर एंड तक देखना है। सर 1 करोड़ माना जाएगा, 1 करोड़ अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर है, तो एम आई एलिजिबल इन द करंट ईयर? यस सर, आई एम एलिजिबल। वही यहां लिखा है, टू चेक एलिजिबिलिटी aggregate turnover will always include supplies from 1st April up to the date of becoming liable। 1st April से up to the date of becoming liable जो टर्नओवर है वो भी आपको इंक्लूड करना है। बट एक बात लिखा है इधर, अग्रीगेट टर्नओवर से एक्सक्लूड कर दीजिएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम। मतलब ये तो आपको लेना ही है, प्लस ये तो लेना ही है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम को एक्सक्लूड कर दीजिएगा अग्रीगेट टर्नओवर से। आई होप 100% पॉइंट सबको समझ में आ गया है। डन। अब मैं आपसे एक और पॉइंट पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर अब मैं इस ईयर तो रजिस्टर, अब मैंने यहां पे लायबल हो गया हूं, अब मैं लायबल हो गया तो मैं किस अमाउंट पे टैक्स दूंगा, मतलब इस साल का छोड़ दे, 21 22 का छोड़ दे, अब मैं एग्रीगेट टर्नओवर का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 2021 में मैं किस अमाउंट पे टैक्स दूंगा? 40 प्लस 60 प्लस 40, या 40 पे तो टैक्स देना ही नहीं है, और ये 40 पे नहीं देना है और 60 पे देना है। किस अमाउंट पे टैक्स देना है? हमेशा याद रखिएगा, जब आप टैक्स पेएबल देखते हो तो टर्नओवर इन स्टेट और यूटी लेते हो, और जब टर्नओवर लोगे तो हमेशा एक्सक्लूड करना 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल। तो 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल वाला टर्नओवर एक्सक्लूड करना, प्लस टर्नओवर से एक्सक्लूड कर देना इंटरेस्ट और डिस्काउंट का इनकम, हेंस इस पे आपको टैक्स देना होगा अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप टैक्स दे रहे हो। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से पूछ लेता हूं, जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं फिर से बोल देता हूं। 2021 में समझ लीजिए मेरा पहला साल था, ये 1 अप्रैल है, और सर यहां मेरा टर्नओवर 40 लाख रुपीस है, यहां 80 लाख रुपीस मेरा टैक्सेबल सप्लाई, ये भी टैक्सेबल सप्लाई, इंटरेस्ट इनकम समझ लीजिए 40 लाख है। क्या बताओगे मुझे कि अग्रीगेट टर्नओवर क्या लिया जाएगा? अगर मैं एलिजिबिलिटी चेक करना चाहता हूं तो लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर क्या लूंगा? बताइए, करंट ईयर में एलिजिबल हूं या नहीं हूं, उसके लिए लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर क्या लिया जाएगा? सर 80 लाख प्लस 40 लाख रुपीस 1 अप्रैल अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल ले लेना है। 1.2 करोड़ होगा, इंटरेस्ट इनकम नहीं आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर लास्ट ईयर तो मैं लायबल हो गया था, तो मैं किस अमाउंट पे टैक्स दूंगा? लास्ट ईयर में किस अमाउंट पे टैक्स दूंगा बताइए फटाफट। सर लास्ट ईयर आप टैक्स दोगे 40 लाख पे, तो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तक तो आप लायबल ही नहीं हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सर जब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं थे तो इस पे तो नहीं दोगे, इंटरेस्ट पे कभी टैक्स नहीं देते, तो 80 लाख रुपीस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है। डन बाबा डन, चैप्टर क्लोज्ड है। बस एक बात यहां पे छोटा सा लिखा हुआ है कि नॉर्मल स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल स्कीम 9% लगता है, कॉम्पोजिशन स्कीम कितना लगता है? 10% लगता है। नॉर्मल स्कीम में रेट होता है 5%, 12%, 18%, 28%। सर नॉर्मल स्कीम में, कॉम्पोजिशन स्कीम में 1%, 1%, 5% और 6% अंडर 10 to A लगता है। नॉर्मल स्कीम में आप पेमेंट मंथली करते हो जब आप रिटर्न फाइल करते हो। सर जब आप रिटर्न फाइल करते हो तब आप पे करते हो 20th, नॉर्मल बोला है मैंने, उसके अलावा भी 25th का डेट QRMP स्कीम वगैरह के लिए है। ठीक है सर। उसके बाद सर क्वार्टरली बाय 18th करते हो। उसके बाद यहां पे GSTR 3B नॉर्मल स्कीम में नॉर्मली GSTR 3B एंड एनुअल रिटर्न GSTR 9 होता है। यहां पे GSTR 4 एंड एनुअल रिटर्न GSTR 9 होता है। टैक्स इनवॉइस यहां बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो, यहां पे आप ITC ले सकते हो, यहां आपको ITC नहीं मिलता है, पेमेंट आपको कैश में करना पड़ता है। आई होप आप लोगों को 100% क्लैरिटी के साथ कॉम्पोजिशन स्कीम समझ में आ गया होगा। बी ग्रेडेड चैप्टर है, सेक्शन नंबर 10(1) और उसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 10(2)A बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 10(2) भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटा मोटा पॉइंट तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये MTR वाला जो कैलकुलेशन था ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 10(1),
10 टू एंड 10 टू ए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब जो बच्चे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे घर पे, वो बाबा जीत में रहेंगे। आई होप आप लोगों को 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए बाबा क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन कॉम्पोजिशन स्कीम।